तो जैसा कि अभी तक हम लोग देख सकते हैं और अभी तक हमने समझा है कि वाइटल फोर्स हमारे बॉडी को फंक्शन देता है, सेंसेशन देता है, उसको जीवन देता है। और ये जो वाइटल फोर्स होता है ये डायनामिक नेचर का होता है। अब इस डायनामिक नेचर के वाइटल फोर्स को अगर कोई शक्ति, कोई नेगेटिव शक्ति अगर कोई उसको डिरेंज कर सकती है तो वो केवल कोई डायनामिक शक्ति ही उसको डिरेंज कर सकती है। अब क्योंकि ये जो वाइटल फोर्स है ये डायनामिक है, जो डिरेंजमेंट करने वाली शक्ति वो भी डायनामिक है, और जो डिरेंजमेंट होता है वो भी डायनामिक डिरेंजमेंट होता है। तो इनको ठीक करने के लिए जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे वो भी डायनामिक नेचर की मेडिसिन ही होंगी। तो ये हम लोगों ने अभी तक समझा है, और पिछले जो एफोरिज्म थे उसमें हम ये समझ पाए हैं कि जो नेचुरल डिजीज होते हैं उनसे ज्यादा शक्तिशाली ये मेडिसिन होते हैं। वो ज्यादा शक्तिशाली क्यों होते हैं? ज्यादा शक्तिशाली इसलिए होते हैं क्योंकि मेडिसिन का डोज हम रेगुलेट कर सकते हैं, उसकी पोटेंसी हम डिसाइड कर सकते हैं, उसका रिपीटेशन हम डिसाइड कर सकते हैं, इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ही शॉर्ट होता है, इसलिए वाइटल फोर्स प्रतिक्रिया दे पाता है। जबकि क्रॉनिक केसेस में क्या हो जाता है कि वाइटल फोर्स प्रतिक्रिया दे पाए ऐसा मौका ही नहीं लगता, क्योंकि वो लगातार मौजूद रहता है, लगातार वो ऑपरेट करता रहता है वो डिजीज, जब तक कि उस व्यक्ति के जीवन का अंत नहीं हो जाता। तो ये हमने अभी तक देखा था। फिर हमने ये देखा कि क्या क्या वो कारण थे जिन जिन वजहों से हम इसको, मेडिसिन को स्ट्रॉन्ग कहते हैं और नेचुरल डिजीज को हम वीक समझते हैं। अब इसके आगे बात आती है, ये हमने एस्टेब्लिश किया था कि मेडिसिन को एक्ट करने के लिए एक ग्रेटर स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, यानी कि वो स्ट्रॉन्गर होने चाहिए। लेकिन क्या केवल यही एक क्वालिटी है कि उनको, उनके पास ज्यादा शक्ति होनी चाहिए, यही एक क्वालिटी क्या उनको डिजीज क्योर करने की प्रॉपर्टी दे देता है? तो उसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ये हम लोग देखते हैं एफोरिज्म नंबर 34 में। वो लिखते हैं, the greater strength of the artificial disease producible by medicine is, however, not the sole cause of their power to cure natural disease. The greater strength of the artificial disease producible by medicine is, however, not the sole cause of their power to cure natural disease. यानी कि केवल उनकी शक्ति ज्यादा है, केवल उनकी पोटेंसी ज्यादा है, इसलिए वो किसी डिजीज को क्योर कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूसिबल मेडिसिन इज नॉट द सोल कॉज ऑफ देयर पावर टू क्योर नेचुरल डिजीज। उनका जो ग्रेटर स्ट्रेंथ है, केवल वो अकेला एकमात्र कारण नहीं है जिस वजह से क्योर हो पाता है। इन ऑर्डर दैट दे मे इफेक्ट अ क्योर, इट इज बिफोर ऑल थिंग्स रिक्विजिट। इससे पहले कि वो क्योर कर सकें या क्योर की शुरुआत कर सकें, इन सबसे पहले एक ऐसी क्वालिटी की जरूरत है जो ये इसमें बता रहे हैं। इट इज बिफोर ऑल थिंग्स रिक्विजिट that they should be capable of producing in the human body an artificial disease as similar as possible to the diseases to be cured। एक आर्टिफिशियल डिजीज जो सिमिलर हो, जिस डिजीज को क्योर करना हो, इसको प्रोड्यूस करने की ताकत उनके अंदर होनी चाहिए, यानी कि उनके अंदर सिमिलैरिटी का भाव होना चाहिए, सिमिलैरिटी का रिलेशन होना चाहिए। तो ग्रेटर स्ट्रेंथ इज नॉट द सोल कॉज ऑफ देयर पावर टू क्योर नेचुरल डिजीज। इससे पहले कि वो उसको क्योर कर पाए, दे शुड बी केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इन द ह्यूमन बॉडी एन आर्टिफिशियल डिजीज। उनके अंदर ये गुण होना चाहिए कि जिस डिजीज को उस मेडिसिन से क्योर करना है, बिल्कुल वैसा ही एक आर्टिफिशियल डिजीज वो किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग में वो प्रोड्यूस कर पाए, एज सिमिलर एज पॉसिबल टू द डिजीजेस टू बी क्योर, विच विथ समवॉट इंक्रीज्ड पावर। और इस आर्टिफिशियल डिजीज के साथ, इस सिमिलैरिटी के साथ इनका स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, इनकी इनका जो पावर है वो थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए। transforms to a very similar morbid state the instinctive life principle, which in itself is capable of any reflection or act of memory. It not only obscures but extinguishes and thereby annihilates the derangement caused by natural disease। तो अगर वो सिमिलर है मेडिसिन, अगर वो इंक्रीज्ड पावर में है,
तभी ये वाइटल फोर्स तभी ये वाइटल फोर्स प्रतिक्रिया देगा और वो एक्सटिंग्विश करेगा। यही जो क्वालिटी होगी, यही एनिलेट करेगा जो भी डिरेंजमेंट नेचुरल डिजीज ने किया हुआ है। This is so true that no previously existing diseases can be cured even by nature herself. खुद नेचर में भी अगर ये मिलता है कि वो डिसिमिलर हो, अगर दो डिजीज अगर एक साथ एक व्यक्ति को हो जाएं और दोनों डिसिमिलर हो, तो भी खुद नेचर भी उसको क्योर नहीं कर सकता, चाहे चाहे डिजीज का स्ट्रेंथ एक का कम और एक का ज्यादा ही क्यों ना हो। दिस इज सो ट्रू that no previously existing diseases can be cured even by nature herself by the accession of a new dissimilar disease, be it ever so strong, and just as little can it be cured by medical treatment with drugs which are incapable of producing a similar morbid condition in the healthy body. तो जिस प्रकार से खुद नेचर भी स्वयं से अगर डिसिमिलर का रिलेशन रखता है, अगर किसी एक व्यक्ति में दो डिसिमिलर डिजीज एक साथ मिलते हैं, तो ऐसे में होगा ये कि क्योर तो कभी नहीं हो पाएगा, वो नेचर खुद भी उसको क्योर कभी नहीं कर पाएगा, चाहे उस नेचुरल डिजीज का पावर कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो। और बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हम अनहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं, यानी एलोपैथिक ट्रीटमेंट जब हम करते हैं, एंड जस्ट एज लिटिल कैन इट बी क्योर्ड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट विद ड्रग्स which are incapable of producing a similar morbid condition in the healthy body. तो अगर कोई ऐसे मेडिसिन के साथ हम ट्रीटमेंट करने की सोचते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें जिसमें सिमिलर कंडीशंस प्रोड्यूस करने की क्षमता ना हो, तो भी वो उसको क्योर नहीं कर पाएगा, वो उसको कभी भी एनिलेट नहीं कर पाएगा उन डिजीज को कभी भी वो रेडिकली यानी जड़ से निकाल नहीं पाएगा। तो इसका अगर समराइज किया जाए तो इसका समरी क्या होगा? ओनली ग्रेट स्ट्रेंथ कैन नॉट क्योर द डिजीज। केवल ज्यादा शक्तिशाली होने से वो डिजीज को क्योर नहीं कर सकता। इट शुड बी सिमिलर ऑल्सो, वो जो मेडिसिन है उसके अंदर डिजीज से सिमिलैरिटी होनी चाहिए। डिसिमिलर डिजीजेस कैन नॉट क्योर इवन इफ दे आर इन देयर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। अगर वो डिजीजेस जो हैं, जो नेचुरल डिजीज है और जो आर्टिफिशियल डिजीज जो हम मेडिसिन के रूप में देंगे, अगर वो डिसिमिलर हैं उनके उनके मैनिफेस्टेशंस में, फिर चाहे उनका पावर कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, वो उनको क्योर नहीं कर पाएगा। ऐसा ही नेचुरल डिजीज के साथ भी होता है। अगर दो नेचुरल डिजीजेस जो डिसिमिलर मैनिफेस्टेशंस रखते हैं, अगर वो एक दूसरे में मिलते हैं, तो भी वो उसको क्योर नहीं कर पाएंगे, वो खुद नेचर भी उसको क्योर नहीं कर पाएगा। नेचर उसको तभी क्योर कर पाएगा अगर वहां पर सिमिलैरिटी होगा। वो कंडीशंस क्या क्या होंगे वो हम आगे देखेंगे। ये जो अभी डॉक्टर हनीमन ने हमसे बात कही कि उसको केवल ज्यादा शक्ति ही नहीं बल्कि साथ साथ में सिमिलैरिटी भी उसका होना चाहिए, इस चीज को इस चीज को प्रॉपरली नोट डाउन करने के लिए, प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने रखते हैं। इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट दिस we shall consider in three different cases as well what happens in nature when two dissimilar natural diseases meet to in one person। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग तीन ऐसे डिफरेंट क्राइटेरिया और तीन ऐसे डिफरेंट केसेस देखेंगे कि क्या होता है जब नेचर में दो डिसिमिलर नेचुरल डिजीजेस एक साथ एक व्यक्ति को अटैक करते हैं या एक व्यक्ति के अंदर आते हैं। एज ऑल्सो, और हम ये भी देखेंगे एज ऑल्सो the result of the ordinary medical treatment of diseases with unsuitable allopathic drugs। साथ ही साथ इन्हीं एग्जांपल्स के थ्रू हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है जब ऑर्डिनरी मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑर्डिनरी मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ना हो। एज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेस with unsuitable allopathic drugs which are incapable of producing an artificial morbid condition similar to disease to be cured। अब ये जो एलोपैथिक ड्रग्स हैं इनके ट्रीटमेंट से क्या प्रभाव होगा, क्योंकि ये जो एलोपैथिक ड्रग्स हैं इनके अंदर वो क्षमता नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है कि वो सिमिलर डिजीज कंडीशन को मैनिफेस्टेशंस प्रोड्यूस करवा पाए। वेयर बाय इट विल अपीयर दैट इवन नेचर, इन एग्जाम्पल्स को समझने से, इन एग्जाम्पल्स को, इन केसेस को देखने से, स्टडी करने से हम ये बात पूरी पुष्टि के साथ कह पाएंगे, हम समझ पाएंगे वेयर बाय इट विल अपीयर दैट
even nature herself is unable to remove a dissimilar disease already present by one that is unhomeopathic. तो नेचर स्वयं भी डिसिमिलर डिजीज को क्योर करने में सक्षम नहीं है अगर वो अनहोम्योपैथिक है, अगर उनके अंदर सिमिलैरिटी का रिलेशन नहीं है, even though it be stronger, and just as little is the unhomeopathic employment of even the strongest medicine ever capable of curing any disease whatsoever. Similarly, अगर हम किसी केस को क्योर करने के लिए अनहोम्योपैथिक मेडिसिन को एम्प्लॉय करते हैं, अनहोम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं जिनके बीच में रिलेशन नहीं है, जिनके बीच में सिमिलैरिटी का रिलेशन नहीं है, तो वहां पर भी हम चाहे कितना ही स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन क्यों ना दे दें, चाहे कितना ही हम उसका पोटेंसी बढ़ाकर क्यों ना दे दें, ये क्योर कभी संभव नहीं हो पाएगा. मेडिसिन एवर केपेबल ऑफ क्योरिंग एनी डिजीज व्हाटसोएवर, किसी भी प्रकार के डिजीज को ये कभी भी किसी भी मौके पर उसको वो क्योर नहीं कर पाएंगे, चाहे कितना ही शक्तिशाली मेडिसिन क्यों ना दे दिया जाए. इसको अगर मैं समराइज करूं तो what happens in nature when two dissimilar natural disease meet in one person, अगर एक व्यक्ति में दो डिसिमिलर नेचुरल डिजीज अगर मिलते हैं तो क्या होता है. तो सिंपल है कि नेचर खुद उसको क्योर नहीं कर पाता अगर उनके बीच में अनहोम्योपैथिक रिलेशन है. अगर वो डिसिमिलर डिजीज हैं तो वो उनको क्योर नहीं कर पाता, चाहे जो डिजीज होगा वो चाहे कितना ही स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो. फिर व्हाट हैपेंस व्हेन अनसुटेबल एलोपैथिक ड्रग्स आर यूज्ड एज ट्रीटमेंट, सेम यही चीज होता है कि अनहोम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी मेडिसिन एवर केपेबल ऑफ क्योरिंग एनी डिजीज व्हाटसएवर, वो भी क्योर नहीं कर पाएगा, वो भी चीजों को कॉम्प्लिकेट करेगा. नेक्स्ट देखते हैं. ये पहला कंडीशन दिया उन्होंने एफोरिज्म नंबर 36 में. इफ द टू डिसिमिलर डिजीजेस मीटिंग टुगेदर in the human being of equal strength, or still more if the older one be the stronger. If, ये पहला कंडीशन है, if the two dissimilar diseases meeting together in the human being be of equal strength. तो ये पहला कंडीशन ऐसा है जिसमें ये कह रहे हैं कि जो दो डिजीजेस एक व्यक्ति के शरीर में मिल रहे हैं उन दोनों में इक्वल स्ट्रेंथ है, दोनों की शक्ति लगभग सेम है, या फिर एक कंडीशन, या फिर ऐसा है कि स्टिल मोर इफ द ओल्डर वन बी द स्ट्रॉन्गर, जो पुराना डिजीज है वो जो पहले से मौजूद है वो ज्यादा ताकतवर है, वो ज्यादा शक्तिशाली. तब क्या होगा, या तो दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के आ रहे हैं या फिर जो पुराना वाला है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. तब क्या होगा, द न्यू डिजीज विल बी रिपेल्ड बाय द ओल्ड वन फ्रॉम द बॉडी. न्यू डिजीज क्या होगा, रिपेल्ड हो जाएगा. रिपेल का मतलब क्या होता है, वो उसको दूर फेंक देगा अपने से. जैसे हम देखते हैं मैग्नेट को, जब हम अगर सिमिलर पोल्स को हम एक साथ लाने की कोशिश करते हैं तो वो एक दूसरे को झटक देता है, एक दूसरे को वो अपने से दूर कर देता है वो. तो बिल्कुल ऐसा ही होगा अगर दो डिसिमिलर डिजीजेस किसी व्यक्ति में मिलते हैं और उन दोनों की शक्ति समान हो, या जो पुराना वाला हो वो ज्यादा शक्तिशाली, जो पहले से मौजूद है वो ज्यादा शक्तिशाली हो, तो जो नया डिजीज होगा इट विल बी रिपेल्ड बाय द ओल्ड वन. ये पुराने वाले डिजीज से, पुराना वाला जो डिजीज है वो नए वाले को अपने से दूर फेंक देगा फ्रॉम द बॉडी एंड नॉट अलाउड टू अफेक्ट इट, और वो उसके ऊपर कोई भी प्रभाव जमाने नहीं देगा. अब इसके कुछ एग्जांपल्स वो बताते हैं. अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सिवियर क्रॉनिक डिजीज will not be infected by a moderate autumnal dysentery or other epidemic disease. तो अगर किसी व्यक्ति को कोई सीवियर क्रॉनिक डिजीज है तो उसको सर्दी खांसी और इस तरह के कोई डिजेंट्री या छोटे मोटे ऐसे कोई बीमारियां उसको नहीं आएंगी, और अदर एपिडेमिक डिजीज. द प्लेग ऑफ द लेवेंट, ये एग्जांपल दे रहे हैं, द प्लेग ऑफ द लेवेंट अकॉर्डिंग टू लैरी डज नॉट ब्रेक आउट वेयर स्कर्वी इज प्रेवलेंट. तो ऐसे जगह पर जहां पर स्कर्वी होगा वहां पर प्लेग नहीं आ रहा है. एंड पर्सन सफरिंग फ्रॉम एक्जिमा और नॉट इन्फेक्टेड बाय इट, साथ ही साथ ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर किसी व्यक्ति को अगर एक्जिमा की शिकायत हो तो उसको भी प्लेग की शिकायत नहीं हो रही है, उसको प्लेग का इन्फेक्शन नहीं लग रहा है. रचाइटिस जेनर एलिग्स प्रिवेंट्स वैक्सीनेशन फ्रॉम टेकिंग इफेक्ट. अगर किसी को रचाइटिस की शिकायत है तो वहां पर ये वैक्सीनेशन का असर उन केसेस में देखने को नहीं मिलता है. Those suffering from pulmonary consumption are not liable to be attacked by any epidemic fevers of
नॉट वेरी वायलेंट कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू वॉन हिल्डेनब्रांड। तो जहां पर पल्मोनरी कंजम्पशन यानी पल्मोनरी कंजम्पशन का मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस। तो ऐसे केसेस जिनको ट्यूबरक्लोसिस का शिकायत होगा, लंग्स में ट्यूबरक्लोसिस होगा, वहां पर एपिडेमिक फीवर किसी वॉयलेंट, बहुत ज्यादा वॉयलेंट कैरेक्टर के नहीं आएंगे। ये वॉन वॉन हिल्डेनब्रांड का एक्सपीरियंस है, और ये सारा एक्सपीरियंस नोट डाउन किया गया है मेमोरीज एट ऑब्जर्वेशंस के डिस्क्रिप्शन में। तो इससे हमको क्या पता लगता है इस एफोरिज्म से? व्हाट हैपेंस इन नेचर when two dissimilar natural diseases meet to in one person। किसी एक व्यक्ति में दो dissimilar diseases एक साथ मिलते हैं, और कंडीशन क्या है कि ये जो दोनों नेचुरल डिजीज हैं, जो नया वाला है वो भी और जो पुराना वाला है वो भी, दोनों की शक्ति एकदम बराबर की होगी, दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे, या जो पुराना वाला है वो ज्यादा ताकतवर होगा। इन दोनों ही परिस्थितियों में ऐसा होगा, न्यू डिजीज विल बी रिपेल्ड बाय द ओल्ड वन फ्रॉम द बॉडी। जो नया डिजीज होगा वो दूर फेंक दिया जाएगा, उसको प्रभाव जमाने नहीं दिया जाएगा, एंड नॉट अलाउड टू इफेक्ट इट। सो ऑल्सो अब ये मेडिसिन की बात कर रहे हैं एफोरिज्म 37 में। सो ऑल्सो अंडर ऑर्डिनरी मेडिकल ट्रीटमेंट an old chronic disease remains uncured and unaltered if it is treated according to the common allopathic method। बिल्कुल जैसे इस नेचुरल डिजीज में क्योंकि वो दोनों डिसिमिलर थे, दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के थे, या जो पुराना वाला था वो ज्यादा शक्तिशाली था, बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं या अनहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं। So also under ordinary medical treatment an old chronic disease remains uncured। अगर कोई पुराना chronic disease है वहां पर, वो uncured रह जाता है, unaltered रह जाता है if it is treated according to common allopathic method। अगर उसको allopathic methods के साथ ट्रीट किया जाता है तो जो पुराना डिजीज होगा, क्योंकि वो शक्तिशाली है, उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं होगा। दैट इज टू से with medicines that are incapable of producing in healthy individuals a state of health similar to the disease, even though the treatment should last for years and is of not too violent character, this is daily witnessed in practice। It is therefore unnecessary to give any illustrative examples। वो क्या कहते हैं? That is to say, अगर chronic disease कोई है और उसका अगर हम common allopathic method से treatment कर रहे हैं, तो ये मेडिसिन उसको क्योर करने में सक्षम नहीं हो पाते, चाहे हम कितने ही महीने, कितने ही साल तक हम उस मेडिसिन को बार बार रिपीट करते रहे, इवन दो द ट्रीटमेंट शुड लास्ट फॉर इयर्स एंड इज ऑफ नॉट टू वायलेंट कैरेक्टर। और फिर वो ये भी कहते हैं कि ये हम डेली अपने प्रैक्टिस में देखते हैं, इसलिए इसके लिए और ज्यादा एग्जाम्पल्स देना सही नहीं है। बट इफ ट्रीटेड विथ वायलेंट एलोपैथिक रेमेडीज, ये पहला वाला कंडीशन हो गया जहां पर दोनों ही इक्वल स्ट्रेंथ के थे। बट इफ ट्रीटेड विथ वायलेंट एलोपैथिक रेमेडीज, अगर बहुत ज्यादा वायलेंट का मतलब हो गया बहुत ज्यादा टॉक्सिक डोजेज में अगर एलोपैथिक मेडिसिन दिया जाए, अदर डिजीजेस विल बी फॉर्म्ड इन इट्स प्लेस विच आर मोर डिफिकल्ट एंड डेंजरस टू लाइफ। तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स, उसके साइड इफेक्ट्स, जिनको आज हम साइड इफेक्ट्स के नाम से जानते हैं, उसके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होंगे वो हमको दिखाई देने लग जाएंगे, और नए नए डिजीजेस फॉर्म हो जाएंगे विच आर मोर डिफिकल्ट, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, एंड डेंजरस टू लाइफ, जो जीवन के लिए खतरा भी बन सकते हैं। सो पहला कंडीशन में देखा कि जब दो नेचुरल डिजीजेस मिलते हैं, अगर वो स्ट्रेंथ इक्वल हो या जो पुराना वाला है वो ज्यादा शक्तिशाली हो, तो क्या होता है? तो ऐसे में जो पुराना वाला डिजीज होगा, क्योंकि वो शक्तिशाली है या फिर वो इक्वल है, पहले से ही उसने ऑक्यूपाई करके रखा है और वो डिसिमिलर है, तो वो उसको रिपेल कर देगा, उसको असर ही नहीं डालने देगा। अब हम ये कंडीशन देख रहे हैं, उसका समराइज्ड वर्जन है ये एफोरिज्म 37 का, कि क्या होगा जब अनसुटेबल एलोपैथिक ड्रग्स का हम इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो अंडर ऑर्डिनरी मेडिकल ट्रीटमेंट ओल्ड क्रॉनिक डिजीज रिमेन्स अनक्योर्ड। तो उसका वो क्योर कभी नहीं हो पाएगा, अनअल्टर्ड रहेगा अगर हम उसको एलोपैथिक मेथड से ट्रीट करते हैं।
अगर हम उसको वायलेंट एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्गर डोजेस में हम मेडिसिन देते हैं, टॉक्सिक मेडिसिन देते हैं, तब क्या होगा, नए नए डिजीजेस फॉर्म हो जाएंगे जो ज्यादा डिफिकल्ट होंगे क्योर करना और जो ज्यादा डेंजरस होंगे उस लाइफ के लिए। अब ये सेकंड कंडीशन है। पहला कंडीशन था जहां पर दो नेचुरल डिजीज जो मिल रहे हैं शरीर में, उन दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल है या फिर जो पुराना वाला था वो ज्यादा शक्तिशाली। अब ये दूसरा एक कंडीशन, और द न्यू डिसिमिलर डिजीज इज द स्ट्रॉन्गर। अब कंडीशन क्या है कि जो नया वाला डिजीज आया है वो ज्यादा शक्तिशाली है, पुराना वाला कमजोर है और नया वाला ज्यादा शक्तिशाली। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, और द न्यू डिसिमिलर डिजीज इज द स्ट्रॉन्गर। In this case, the disease under which the patient originally labored, being the weaker, will be kept back and suspended by the accession of the stronger one. क्योंकि जो नया डिजीज है वो ज्यादा शक्तिशाली है और जो पुराना वाला डिजीज है जिससे पहले पेशेंट वो सफर कर रहा था वो कमजोर है, तो वो टेम्पोररीली सस्पेंड हो जाएगा, will be kept back and suspended by the accession of the stronger one। तो अब जो स्ट्रॉन्गर डिजीज है वो अपना प्रभाव दिखाएगा और जो पुराना जो कमजोर वाला था वो कहीं ना कहीं वो दबा हुआ पड़ा रहेगा, until the later shall have run its course and or been cured। या तो ये जो पुराना वाला था, सॉरी जो नया वाला आया है, या तो वो अपना पूरा कोर्स खत्म कर ले उसके बाद ये वापस आएंगे, या फिर जब आप इसको क्योर कर देंगे कोई मेडिसिन देने के बाद नए वाले डिजीज को, तब वो पुरानी डिजीज वापस आएगी, एंड देन द ओल्ड वन रीअपियर्स अनक्योर्ड। इन दिस केस, मैं फिर से पढ़ देता हूं, इन दिस केस द डिजीज अंडर विच द पेशेंट ओरिजिनली लेबर्ड, being the weaker, shall be kept will be kept back and suspended by the accession of the stronger one। तो जो पुराना डिजीज होगा क्योंकि वो कमजोर है उसकी शक्तियां छीन ली जाएंगी, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। सस्पेंड का मतलब वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, वो अपना प्रभाव दिखा नहीं पाएगा। अब जो नया डिजीज आया है क्योंकि वो ज्यादा शक्तिशाली है वो अपना प्रभाव दिखाएगा, और तब तक दिखाएगा जब तक कि वो अपना कोर्स खत्म नहीं कर देता, जब तक कि वो अपना पूरा कोर्स फिनिश नहीं कर देता या कोई मेडिसिन देकर उसको क्योर नहीं कर देता। तो जब तक वो रहेगा तब तक पुरानी वाली जो कमजोर डिजीज थी वो अपना सर कभी नहीं उठा पाएगा, और जैसे ही या तो ये क्योर हो जाए या तो ये जो नया वाला है या तो क्योर हो जाए या फिर वो अपना कोर्स खत्म कर ले, तब जो पुराना वाला था अब वो वापस आ जाएगा, उसका सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा। फिर से वो उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, टू चिल्ड्रन affected with kind of epilepsy remained free from epileptic attacks after infection with ringworm। दो ऐसे बच्चों का वो एग्जाम्पल दे रहे हैं जिनको एपिलेप्टिक अटैक्स आते थे, लेकिन जब उनको रिंगवर्म हो गया तो वो एपिलेप्टिक अटैक से वो फ्री हो गए, उनको वो एपिलेप्टिक अटैक्स आने बंद हो गए। बट एज सुन एज द इरप्शन ऑन द हेड वाज गॉन, द एपिलेप्सी रिटर्न जस्ट एज बिफोर एज ट्यूलिपस ऑब्जर्व। लेकिन जैसे ही वो जो रिंगवर्म के टीनिया का जो इन्फेक्शन था जैसे ही वो चला गया, जैसे ही वो ठीक हो गया, तो उसके जो एपिलेप्टिक अटैक्स थे वो दोबारा वापस आ गए। द इच as Skoff saw disappeared on the occurrence of scurvy, but after the cure of the later, it again broke out. So also, so also, the pulmonary thysis remained stationary when the patient was attacked by a violent typhus। बिल्कुल ऐसे ही जिन जिनको स्कर्वी था वहां पर इस तरीके का इच कभी असर नहीं दिखा पाया। जिन जिनको भी पल्मोनरी थाइसिस, थाइसिस का मतलब भी होता है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के कई सारे नाम हैं जिसमें से एक थाइसिस है, एक कंजम्पशन है, ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है। तो पल्मोनरी थाइसिस का मतलब होता है टीबी। जिनको भी ट्यूबरकुलोसिस होगा, remained stationary when the patient was attacked by a violent typhus। pulmonary thysis यानी उनका ट्यूबरकुलोसिस कुछ देर के लिए रुक जाता है, कुछ देर के लिए उसके सिम्टम्स आने बंद हो जाते हैं। कब कब तक बंद हो जाते हैं, जब तक कि उसको वायलेंट टाइफस के सिम्टम्स रहते हैं। बट वेंट ऑन अगेन आफ्टर द लेटर हैड रन इट्स कोर्स। जैसे ही वो टाइफस का कोर्स खत्म होता है ये टीबी के सिम्टम्स दोबारा आने शुरू हो जाते हैं।
अगेन एफोरिज्म 38 में ये कुछ इसी का कंटिन्यूएशन है, ये कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। इफ मेनिया अकर्स इन अ कंजम्पटिव पेशेंट, द थाइसिस विद ऑल इट्स सिम्टम्स इज रिमूव्ड बाय द फॉर्मर। अगर किसी को मेनिया आ जाए, यानी अगर किसी को पागलपन का दौरा पड़ जाए, अगर किसी को इंसैनिटी का एपिसोड्स आ जाए, उन सभी कंडीशन में कंजम्पटिव पेशेंट यानी जो भी ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट्स होंगे, द थाइसिस विद ऑल इट्स सिम्टम्स इज रिमूव्ड बाय द फॉर्मर। तो सारे सिम्टम्स जो ट्यूबरकुलोसिस होंगे वो निकल जाएंगे। बट इफ दैट गो ऑफ, द थाइसिस रिटर्न्स इमीडिएटली। लेकिन जैसे ही वो मेनिया का एपिसोड खत्म होगा, ये जो टीबी के सिम्टम्स होंगे वो इमीडिएटली वापस आ जाएंगे और वो फेटल होंगे एंड प्रूव्स फेटल, वो जानलेवा साबित होते हैं। व्हेन मीजल्स when measles and smallpox are prevalent at the same time and both attack the same child, the measles that had already broken out is generally checked by the smallpox that came somewhat later. तो अगर measles और smallpox एक साथ आ जाएं और किसी एक बच्चे के ऊपर एक साथ अटैक करें, तो ऐसे में अगर अगर मीजल्स ने पहले अटैक कर दिया, तो स्मॉल पॉक्स उसको चेक कर देगा यानी मीजल्स के सारे सिम्टम्स गायब हो जाएंगे कुछ देर के लिए। नॉर डज द मीजल्स रिज्यूम इट्स कोर्स अंटिल आफ्टर द क्योर ऑफ द स्मॉल पॉक्स। और ये मीजल्स तब तक अपना कोर्स रिज्यूम नहीं करता, यानी कि वो सस्पेंडेड फॉर्म में वहां मौजूद होता है, वो तब तक अपना सिम्टम्स नहीं शो करता जब तक ये स्मॉल पॉक्स या तो अपना कोर्स ना खत्म कर ले या वो क्योर ना हो जाए। बट it not infrequently happens that the inoculated smallpox is suspended for 4 days by the supervention of the measles as observed by Magnet after the desquamation which the smallpox completes its course। यानी वही डिस्क्वामेशन के बाद ये मीजल्स वापस आ जाता है और अपना पूरा कोर्स को खत्म करता है। इवन व्हेन द इनोकुलेशन ऑफ द स्मॉलपॉक्स हैड टेकन इफेक्ट फॉर 6 days and the measles then broke out, the inflammation of the inoculation remained stationary and the smallpox did not ensue until the measles had completed its regular course of 7 days। और ऐसा भी देखा गया है कि जहां पर स्मॉल पॉक्स पहले आ गया है फिर मीजल्स आया, तो भले 4 दिन 6 दिन का समय बीत जाए, उसके बावजूद तब तक ये स्मॉल पॉक्स अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता जब तक वो मीजल्स अपना पूरा कोर्स खत्म नहीं कर देता। फिर ये आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। इन एन एपिडेमिक ऑफ मीजल्स दैट diseases attacked many individuals on the 4th or 5th day after the inoculation of smallpox and prevented the development of smallpox until it had completed its own course, whereupon the smallpox appeared and proceeded regularly to its termination. The true smooth erysipelatous looking scarlatina of Sydenham with sore throat was checked on the 4th day by eruption of cowpox। cowpox एक बीमारी हुआ करती थी पहले, तो जिन लोगों को सिडनहैम का इन्फेक्शन लगता था एपिडेमिक में, उसमें अगर किसी को काउपॉक्स का इन्फेक्शन आ जाए तो वो उन सिडनहैम को भी सस्पेंड कर देता था। जो स्कारलेटिना ऑफ सिडनहैम का जो डिजीज था उसके सिम्टम्स को वो सस्पेंड कर देता था। वो क्या लिखते हैं देखिए, विथ सोर थ्रोट वाज चेक्ड ऑन द 4th डे बाय द इरप्शन ऑफ काउपॉक्स। चेक्ड का मतलब होता है उसको स्टॉप कर देना। was checked on the 4th day by the eruption of small cowpox which ran its regular course, and not till it was ended did the scarlatina again establish itself। but on another occasion as both diseases seemed to be of equal strength, the cowpox was suspended on the 8th day by supervention of the true smooth scarlatina of Sydenham, and the red areola of the former disappeared until the scarlatina was gone, whereon the cowpox immediately resumed its course and went on to its regular termination। तो ऐसा ही देखा जाता है अगर सिडनहैम वाला और काउपॉक्स अगर सेम स्ट्रेंथ में मिलते हैं, तो काउपॉक्स को एक बार सिडनहैम स्कारलेटिना एक बार सस्पेंड कर देता है, और एक बार अगर पहले ये आता है तो वो उसको सस्पेंड कर देता है, यानी वाइस वर्सा हो जाता है। और तब तक वो एक दूसरे के सामने सर नहीं उठाते जब तक किसी एक ने कोर्स पूरा ना कर लिया हो। The measles,
suspended the cowpox on the 8th day when the cowpox had nearly attained its climax. The measles broke out, the cowpox remained stationary and did not resume and complete its course until the desquamation of the measles had taken place, so that on the 16th day it presented the appearance it otherwise would have shown on the 10th day, as Cortum observed. ये कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं जहां पर वो बार बार अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स देकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अगर डिजीजेस एक दूसरे से स्ट्रांग होते हैं तो कैसे वो एक दूसरे को सस्पेंड कर देते हैं. Even after the measles had broken out, the cowpox inoculation took effect but did not run its course until these measles had disappeared. भले उनको इन्फेक्शन मीजल्स का लग जाता था, लेकिन काउपॉक्स कभी काउपॉक्स अपना प्रभाव तब तक नहीं दिखा पाता था जब तक ये मीजल्स अपना पूरा कोर्स खत्म न कर पाए. I myself saw the mumps immediately disappear when the cowpox inoculation had taken effect and had nearly attained its height. It was not until the complete termination of the cowpox and the disappearance of its red areola that febrile tumefaction of the parotid and submaxillary glands that is caused by peculiar miasm reappeared and ran its regular course of 7 days. तो जो भी स्ट्रॉन्गर डिजीज होगा वो वीकर वाले को सस्पेंड कर देगा, और जैसे ही वो स्ट्रॉन्गर वाला या तो अपना कोर्स खत्म कर ले या वो क्योर हो जाए, तो ये जो जो वीकर डिजीज होगा वो अपना सर उठा लेगा. तो ये कुछ रेफरेंसेस वो दे रहे हैं. अब अगर मैं इसको समराइज करूं, what happens in nature when two dissimilar natural diseases meet to in one person? When two dissimilar diseases meet in the human being, if the dissimilar disease is the stronger, the older natural disease is weaker, then the older weaker disease will be kept back. It will be kept suspended by the new stronger one. कब तक? तब तक जब तक कि ये जो नया डिजीज है इसने अपना कोर्स खत्म नहीं कर लिया है. एंड देन द ओल्ड वन रीअपियर्स अनक्योर्ड. यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं. अभी हमारे पास 4 मिनट का समय है, इसके आगे कल कंटिन्यू करें. सर आपने भी बताया कि प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन फॉर क्रोनिक आर्टिफिशियल डिजीज. तो सर क्या होम्योपैथिक मेडिसिन प्रोलॉन्ग यूज करने से आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस हो सकती है या नहीं है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. अगर आप अननेसेसरी डोजेस अगर किसी पेशेंट को देते हैं जहां पर रिक्वायर्ड नहीं है, उस कंडीशन में डेफिनेटली हो सकता है. अगर आर्टिफिशियल डिजीजेस प्रोड्यूस नहीं हो सकती तो फिर हम ड्रग प्रूविंग कर ही कैसे पाते? ड्रग प्रूविंग हम करते हैं तो उसके अंदर हम बार बार रिपीट करते हैं. अननेसेसरी मतलब हम उसको ज्यादा डोजेज में देते हैं. ठीक है, तो जब आप ज्यादा डोजेज में दोगे जितना कि रिक्वायर्ड नहीं है, तो कभी न कभी आकर आपको उस मेडिसिन के सिम्टम्स उसमें दिखने लग जाएंगे. या कोई एक पेशेंट ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा हाइपोकॉन्ड्रियाक हो या बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो, उन पेशेंट्स में भी ये सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं. लेकिन जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि हमारा जो मेडिसिन होता है इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत शॉर्ट होता है, तो अगर कल को कोई ऐसा कंडीशन होता भी है तो वो इनक्यूरेबल स्टेज तक नहीं जाता जो कि एलोपैथिक में चला जाता है और कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, डिजीजेस पैथोलॉजी में कन्वर्ट हो जाते हैं. वैसा हमारे साथ नहीं होता. हमारे डिजीज का एक सेट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, उस ड्यूरेशन में उसका एक्शन खत्म भी हो जाता है. और कोई क्वेश्चन है किसी का? 2 मिनट का समय बचा है हमारे पास. सर मेरा क्वेश्चन था. जी जी. सर जैसे कि हमारा वाइटल फोर्स होता है वो डायनामिक होता है और मॉर्बिड जो इन्फ्लुएंस होता है वो डायनामिक होता है, हमारी मेडिसिन भी डायनामिक होती है. तो यदि अगर हमने डिसिमिलर मेडिसिन दी तो क्या उसके जो सिम्टम है आएंगे स्ट्रॉन्गर हैं, यदि वो तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? डिसिमिलर मेडिसिन अगर आप देंगे तो पहली बात तो उसका असर ही नहीं होगा, क्योंकि हम जो मेडिसिन देते हैं वो सिंगल डोज में देते हैं या उसका पोटेंसी बहुत जी कम में करके देते हैं. तो पॉसिबली ऐसा है कि अगर वो जी. पेशेंट उस मेडिसिन को सेंसिटिव ना हो तो शायद कोई चेंज आपको ऑब्जर्व करने को नहीं मिलेगा उसमें.
और कोई क्वेश्चन है किसी का? एक मिनट का समय बचा है हमारे पास। ये ऑर्गेनॉन का जो बेसिक्स है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये ये ऑर्गेनॉन पढ़ने के बाद मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो जो भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज या जो जो भी कंफ्यूजन हम सबके मन में है, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये तो अभी केवल थियोरेटिकल पार्ट चल रहा है। हम जैसे ही क्लिनिकल पार्ट पर आएंगे, जहाँ पर फीवर का केस कैसे देखना है, फीमेल का केस कैसे देखना है, बच्चों का केस कैसे देखना है, कैसे एग्जामिन करना है, कब क्या फॉलो अप कैसे लेना है, ये सब कुछ इसी के अंदर आएगा, तब और मजा आएगा। फिलहाल हमारा समय खत्म हो रहा है, 1 मिनट से भी कम का समय बचा है। हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। गुड नाइट।